वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। ये लाइव मॉक इंटरव्यू का तीसरा सेशन इस वीडियो में है। देखिए, हर सेशन के साथ में एक मेरा ओपनिंग मैसेज होता है। कल रात में जो क्लासेज हुई हमारे यहाँ लाइव क्लासेस, तो पांचवा था सेशन, ये तीसरा, चूंकि पहले का 1-2 दिन पहले ये क्लासेज हुई हैं। तो कल के क्लासेज में एक बात उभर के आई कि अगर आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि ठीक है, आज आप एपीओ क्वालिफाई कर जाते हैं और कल को आपका जुडिशरी में सिलेक्शन हो जाए, तब तो आप एपीओ को छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि आप तो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, और जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आपका दिल्ली में सिलेक्शन हो जाए तो आप तो फिर बिहार एपीओ को दरकिनार कर अपने होम स्टेट चले जाएंगे। सोशल मीडिया पे कई लोग पंडित हैं, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता। इन सवालों के सही जवाब क्या होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, इन सारी चीजों में पे पार्ट 5 पे चर्चा हुई है। और पार्ट 5 का जब वीडियो अपलोड होगा तो ओपनिंग मैसेज में थोड़ा सा ये भी चर्चा होगा। अभी तक 5 लाइव मॉक क्लासेज हो चुकी हैं, आज 6ठा क्लास होगा, 6th क्लास। और यूट्यूब पे पोस्ट करने का, अब यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए हम लोगों को एज ए टीम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें, वीडियो को एडिट करना, साउंड क्वालिटी को थोड़ा ठीक करना, डाटा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर इंटरव्यू में अगर आपका कोई जवाब सही नहीं है और उस जवाब के कारण अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो आपके जीवन भर की सारी मेहनत पे जब रिजल्ट निकलेगा और आपका नाम नहीं होगा, तो उस स्थिति में काफी तकलीफ होती है। इन हालातों में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि देखिए, आपको ये अनाड़ी नहीं है। जो भी इंटरव्यू के कैंडिडेट हैं, उन्होंने पीटी क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, तब वो इंटरव्यू तक पहुंचे। इन सवालों के सही जवाब क्या होने चाहिए, यह आपको खुद अपने विवेक से तय करना है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि हमें फैक्ट्स को रखने हैं आपके सामने और उसके रीजनिंग पे आपको विचार करना है। तो आप सारे ये मॉक को देखिए ध्यान से। हम लोग ये 3rd पार्ट है, जब 5वें पार्ट का समय आएगा तो इन सारे चीज़ों पे चर्चा करेंगे। कहने का मतलब कि आप किसी और के कहने से मत चलिए, आप खुद सोचिए और तय कीजिए। आप में भी मैच्योरिटी है और आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग ये बिहार एपीओ मॉक इंटरव्यू क्लास हर जेन्युइन स्टूडेंट को जिन्हें इंटरव्यू देना है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अब इस पे भी सवाल हो रहे हैं कि सीएलसी क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है इंटरव्यू क्लासेस। तो अब मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हमारे संकल्प और इरादे कुछ और हैं, बाकी क्या है वो देखते हैं। तो आप इस 3rd मॉक सेशन को देखिए, इम्पोर्टेंट चीज को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और देखिए, इंटरव्यू की तैयारी कोई क्या कह रहा है वो सुन के नहीं करनी चाहिए। आप इंटरव्यू की तैयारी, किसी सवाल का जवाब क्या होगा, आप अपने शब्दों में, तो जब आप बोलेंगे, हमारे यहाँ भी अब चूंकि स्टार्टिंग शुरुआती दौर है इंटरव्यू का, तो अभी हम लोग भी बहुत लिबरल चल रहे हैं। अब धीरे धीरे आज से सख्ती होगी।
हमारे इंस्टीट्यूशन में आप अगर मॉक इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो आपको अपना वीडियो ऑन करके जवाब देना है, ताकि हम लोग देख सकें कि आपका प्रेजेंटेशन का तौर तरीका कैसा है। अगर उसमें कोई कमी है तो उस कमी को दूर करना हम सबों की जिम्मेवारी है। अगर चार्ज तो कुछ है नहीं, इसका ये मतलब अब जो भी मतलब निकलता हो, हमारे पास समय नहीं है, इसका क्या मतलब हो सकता। तो चार्ज नहीं है कुछ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्क्रीन पे हम लोगों के नंबर्स लिखे हुए हैं। आप अगर हमारे से जुड़ना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आइए हमारे साथ जुड़िए, इस मॉक सेशन में भाग लीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। और अंत में एक अपील, अगर आपको लगता है कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो भी स्टूडेंट बिहार एपीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी में इस वीडियो से उनको मदद मिले। उन स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पहला पॉइंट बताया था वो बिना रिकॉर्डिंग के हो गए नहीं, तो खैर चलिए, अब जो पहला पॉइंट वो रिपीट कर दे। आपसे इनफॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके जॉब प्रोफाइल से पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस का बखूबी तैयारी करना, अपना अपना एक शॉर्ट बायोडाटा जल्द से जल्द भेजिए, ताकि उन क्वेश्चंस पे आपसे, आपके जॉब प्रोफाइल से किन किन क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किन की संभावनाएं हैं, और उन क्वेश्चंस का जवाब आप, अब जैसे आप में से कुछ लोग आर्मी में भी हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप आर्मी के बाद क्यों एपीओ ज्वाइन करना चाहते हैं, लॉ में आपका कैसे इंटरेस्ट है, आर्मी के कौन से, तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये इन पे वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फर्स्ट हर्डल आप पास कर जाते हैं तो एक आपका पॉजिटिव इमेज बनता है। सेकंड कि आपका जो सिलेबस है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस में आईपीसी और एविडेंस एक्ट, इनके कंप्लीट वीडियो हर चैप्टर के ऑलमोस्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, सारे वीडियोज यूट्यूब पर हैं। आप कोई भी हमारे चैनल का एक भी वीडियो देख के प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोज को देखते हुए अपने नोट्स बना लीजिए। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। और आपका माइनर एक्ट का मेंस का जो क्लासेज है वो भी सारी रिकॉर्डेड है, उनको भी। तो पॉइंट इज दिस कि आप थॉरो रिवीजन कर सकते हैं आईपीसी, एविडेंस और माइनर एक्ट्स की। सीआरपीसी का वीडियोज हम लोगों ने अपलोड नहीं किया, अभी फाउंडेशन कोर्स में चले हैं सीआरपीसी की क्लासेज फुल लेंथ। तो ये, और इस तरीके से हम आपसे पूछते जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे आज का टॉपिक है सेक्शन 9 से लेकर 31 तक, और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स है। अब जैसे मान लीजिए, अब स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू। बहुत फेमस क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन से रिलेटेड नंबर 1 जिनको बोलूंगा वो अपना वीडियो ऑन करके इस सवाल का जवाब देंगे। टेप रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन इज एडमिसिबल इन एविडेंस और नॉट। आंसर तो यही आएगा कि जी एडमिसिबल है, लेकिन कौन से केस से और क्या रिक्वायरमेंट है उसको। कोई भी एक लीडिंग केस रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ टेप रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन। चलिए, नाम नहीं, आप में से कोई भी। यस, RM मलकानी का केस है। पुलिस जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस करती है वो सारे के सारे, अब हाँ, यस यस, और क्वेश्चन इज दिस कि अगर वो कन्वर्जेशन इनटू द नेचर ऑफ कन्फेशन है, विल दैट बी हिट बाय सेक्शन 25 और नॉट?
कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर, वो कस्टडी में, पहले तो ये सवाल आपसे रजनीश वीडियो ऑन करके बताइएगा, ये कन्फेशन टू ए पुलिस ऑफिसर क्या उसका कस्टडी में होना आवश्यक है? कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर कस्टडी में होना आवश्यक नहीं है, सेक्शन 25। अब सवाल ये है कि टेप रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन एडमिसिबल है, लेकिन वो जो कन्वर्जेशन है वो कन्फेशन के फॉर्म में है, तो इज दैट कन्वर्जेशन इज आल्सो एडमिसिबल और नॉट? इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट एक बच्चे का अभी लिंक आया है, हाँ, तो जो टेप रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन है एडमिसिबल है। टेप रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन एडमिसिबल होगा कि नहीं एडमिसिबल होगा, इस बारे में एविडेंस एक्ट क्लियरली नहीं बताता। दिस लॉ कम्स फ्रॉम द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और आपने बिल्कुल सही बताया, RM मलकानी के केस, यस, और भी बहुत सारे केसेज हैं, नंबर ऑफ केसेज, और बहुत बड़े बड़े केसेज, हिस्टोरिक केसेज हैं। एक केस याद रखें, ठीक है, RM मलकानी, दैट इज ऑल राइट। तो अब क्वेश्चन इज दिस कि वेदर ए जजमेंट लॉ कैन bypass the statutory provisions of section 25? सिंपल सा आपका आंसर है तो उस प्रोविजन को अगर मान, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि टेप रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन इवन इफ इनटू द नेचर ऑफ कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर इज एडमिसिबल? या सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा कि टेप रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन इज ए गुड पीस ऑफ एविडेंस एंड इट इज एडमिसिबल? क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि टेप रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन अगर कन्फेशन नहीं होगा तो एडमिसिबल नहीं होगा, या कन्फेशन भी होगा तो भी एडमिसिबल होगा? जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट टोटली साइलेंट। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन, आपके कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए, कि मान लीजिए कि मैंने कोई क्राइम किया और मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया कि आज भाई मेरे आत्मा को शांति मिली, मार दिया आज उसको, और ये मेरा टेलीफोन पुलिस सुन रही है, तो विल दिस बी हिट बाय सेक्शन 25 और स्टिल दिस कन्वर्जेशन इज एडमिसिबल? Admissible, sir, because it is not made to the police officer. पुलिस जो कॉल अगर राइट नॉट मेड डायरेक्टली टू द पुलिस ऑफिसर, दिस इज इंटरसेप्शन, तो दिस इज ए कन्वर्जेशन विच इज डायरेक्टली, आपका बिल्कुल सही जवाब है कि दिस इज ए कन्वर्जेशन इवन इफ इनटू द नेचर ऑफ confession, but it is not made directly to a police officer. एक्यूज को पता भी नहीं है कि पुलिस उसके फोन को सुन रही है, ये नेचुरल कोर्स में। तो therefore what is requirement of section 25? It should be made to a police officer directly, अगर हम लोग आएंगे 25 का।
तो चलिए एक याद रखिएगा कि ये एपीओ का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एडमिसिबिलिटी ऑफ टेप रिकॉर्डेड कन्वर्जेशंस। दूसरा कि अगर टेप रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन अगर इलीगल तरीके से, इफ एविडेंस इज प्रोक्योर्ड बाय अनलॉफुल मीन्स, एविडेंस गलत तरीके से कलेक्ट किया, अनलॉफुल मीन्स मतलब फोर्सिबली, अनलॉफुल मीन्स का ये मतलब नहीं है कि इन ब्रीच ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक एक्ट है, वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, मैं आपकी जानकारी में थोड़ा सा ला दूं कि कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हैं जिनकी आप कॉपी वगैरह या उसको लीक आउट नहीं कर सकते। अगर आप लीक आउट करते हैं तो ऑफेंस है, उसकी सजा भी है। तो लेकिन मान लीजिए कि मैं जबरदस्ती आया, आपको मारा पीटा और एविडेंस वहां से लेके चला आया, तो जबरदस्ती आया, आपको मारा पीटा, मैंने एविडेंस कलेक्ट किया अनलॉफुल मीन्स। क्वेश्चन इज कि इफ द एविडेंस इज कलेक्टेड बाय अनलॉफुल मीन्स, ये एडमिसिबल होगा या फेंक दिया जाएगा कि नो नो इट हैज बीन कलेक्टेड बाय अनलॉफुल मीन्स एंड देयरफॉर नॉट एडमिसिबल? एग्जैक्टली करेक्ट। एविडेंस का पर्पस है ट्रूथ को लाना, इवन इफ इट शुड नॉट बी थ्रोन अवे अनलेस देयर इज ए बिग रीजन कि डायरेक्ट इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। अब जैसे मान लीजिए कि मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, आप गए और लेटर चोरी करके लेते हैं, वो सच है, तो विल दैट बी एडमिसिबल? यस सर। अगर चोरी करके ले आए तो वो भी तभी एडमिसिबल होगा। एक यूपी का रामानंद यादव भैया को ऐसे करके लेडी किया था, लेटेस्ट रिजल्ट भी है सर अभी हाल फिलहाल। इसमें इलीगल रहते के अगर आप लोग डालते हैं तो एडमिसिबल होगा। कौन सा वर्गीज वाला? नहीं वर्गीज वाला नहीं सर, ये मास्टर यादव भैया को जैसे करके यूपी का केस, यूपी का ही केस था। ये कल के होमवर्क के लिए रख लीजिए। क्वेश्चन इज दिस कि हस्बैंड ने अपने वाइफ को कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा, वो लेटर इज प्रोटेक्टेड अंडर मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन, वो एविडेंस एक्ट में आगे का प्रोविजन है। आप गए चोरी करके वो लेटर को लेते हैं, विल कोर्ट स्टिल एडमिट इट और कोर्ट विल रिफ्यूज टू एडमिट इट? दिस इज द क्वेश्चन। समझ गए ये क्या क्वेश्चन है? तो कल का ओपनिंग क्वेश्चन इसी से होगा। हम लोग आज के टॉपिक में सेक्शन 10 में आते हैं। ये कंस्पिरेटर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर, ये बात अगर ठीक है तो कहीं लिखा हुआ है कि कंस्पिरेटर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर? यस पवन बताइए। तो ये सेक्शन 30 में लिखा हुआ है। कौन से में? 30 में है। सेक्शन 30 में यस सर। कि कॉन्स्पिरेटर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर। I'm not sure, sir. This is based on theory of agency. That's why you can say that in a theory of agency is different. इसमें तो मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होना है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। ये दे आपका तो पार्टिसिपेंट है, तो मतलब ये जबरदस्ती का हवाबाजी है। आप में से कोई भी मैं इसका जवाब दूंगा कहाँ पे है? सेक्शन 10 यस एब्सोल्युटली इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी का सिद्धांत है
एब्सोल्युटली करेक्ट, षड्यंत्रकारी है। परफेक्ट आंसर और एब्सोल्युटली करेक्ट। सेक्शन 10 में क्या कहा गया है, आप में से कोई भी? व्हाट इज सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट? सर सेक्शन 10 में ये बताया गया है, जी कंटिन्यू कीजिए। सर सेक्शन 10 में ये बताया गया है कि अगर एक से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने का षड्यंत्र करते हैं और उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसे षड्यंत्र अपराध करने के आशय को पहली बार अपने मन में धारण कर लेता है और उसके बाद कोई बात कहता है, लिख के कहता है या मौखिक रूप से कहता है, तो वह सभी ही षड्यंत्रकारियों के खिलाफ सुसंगत है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। आप देखेंगे सेक्शन, ये सारे क्वेश्चंस एपीओ का जो जॉब प्रोफाइल है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चांसेज है कि इन सेक्शन से आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस होंगे कि नहीं होंगे वो नहीं कह सकते हम, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चांस है कि जरूर पूछा जाएगा। तो सेक्शन 10 से एनीथिंग सेड और डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी इन रेफरेंस टू क्या लिखा हुआ है, कॉमन डिजाइन या कॉमन इंटेंशन? कॉमन डिजाइन निकालिए, सेक्शन 10 निकाल के। कॉमन डिजाइन लिखा है। Things said or done by conspirators in reference to common design. टू देयर कॉमन डिजाइन या कॉमन इंटेंशन लिखा हुआ? कॉमन डिजाइन। सेक्शन 10 बेयर एक्ट है किसी के पास? सर मार्जिनल नोट में लिखा है कॉमन डिजाइन, अंदर कॉमन इंटेंशन। कॉमन डिजाइन अंडर कॉमन इंटेंशन, मार्जिनल नोट की बात नहीं हो रही है, सेक्शन 10 की बात हो रही है। सेक्शन 10 को अगर आप में से किसी के पास अगर है तो पढ़िए जी। इंटेंशन, ये दिस इज कॉमन इंटेंशन, दिस इज नॉट कॉमन डिजाइन। तो आप सभी लोग चेक कर लीजिए कि दिस इज कॉमन इंटेंशन, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके बाकी। इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगर मान लीजिए कॉमन इंटेंशन की जगह आपने कॉमन डिजाइन बोल दिया तो फिर वहां पे क्वेश्चन होने लगेंगे, और कॉमन इंटेंशन बोल दिया आपने तो फिर क्वेश्चन आगे इस पे पूछने के चांसेस नहीं है। अब आपसे अब अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन डिजाइन में क्या अंतर है। अब इन चीजों का कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन डिजाइन में क्या अंतर है, दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है। कॉमन डिजाइन और बहुत सारे केस लॉ है, कॉमन डिजाइन इज साइनोनिमस विथ कॉमन ऑब्जेक्ट, और जो कि टोटली हम लोग 34 और पढ़ते हैं और 149 पढ़ते हैं, तो ये जस्ट उल्टा मीनिंग हो जाएगा। तो रेड पेन से हाईलाइट कर लीजिए, सेक्शन 10 में द वर्ड यूज्ड इज कॉमन इंटेंशन। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ए और बी में कोई कॉन्स्पिरेसी है कि सी को मार दिया गया। ए और बी को बात करते हुए किसी ने देखा, तो ए और बी से पूछा गया कि वो दोनों क्या बात कर रहे थे, जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या ये मान लिया जाएगा कि देयर इज ए रीजनेबल ग्राउंड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी?
क्या सेक्शन 10 में लिखा हुआ? ओपनिंग लाइन। सेक्शन 10 से आपका क्वेश्चन रहने के बहुत ज्यादा चांस है। देयर इज ए रीजनेबल ग्राउंड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी, तो एनीथिंग सेड और डन इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन would be a relevant fact against all the conspirators। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ए और बी आपस में बात कर रहे हैं और पूछा जाता है कि क्या बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में, और उसका कोई जवाब नहीं देते हैं, तो फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन 10 ये माना जा सकता है कि उनके बीच कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है। अब सेक्शन 10 एक्टिव हो जाएगा, प्ले में आ जाएगा। तो इस दौरान एनीथिंग सेड और डन, तो दिस एनीथिंग का ये मतलब नहीं है कि ए और बी ने कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है और चंद्रयान 3 जो है से हम लोगों ने बहुत नाम कमाया। एनीथिंग सेड और डन in reference to common intention. What is the common intention here? क्या हम लोग ये भी कह, यस यस यस, कॉमन इंटेंशन किसे कहेंगे? What is the meaning of intention, common intention? Same as similar intention. Same as similar intention. Sharing of intention. Common intention. Sharing of intention. Common intention is common intention and same intention. दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग? क्या दोनों में डिफरेंस है? कॉमन इंटेंशन आप पर कॉमन फॉर्म नहीं हो सकता, इसके लिए प्री प्लानिंग चाहिए। प्री प्लानिंग क्यों चाहिए कॉमन इंटेंशन के लिए? ये बहुत two person may have the same intention, but if they are sharing their intention with each other to fulfill their intention, then it becomes a common intention. क्या डायलॉगबाजी हम लोग कर सकते हैं कि नो इंटेंशन कैन बी कॉमन अनलेस इट इज शेयर्ड? क्या अगर मान लीजिए कि एक डायलॉग मैं मारता हूँ, यस सर नहीं, पहले सोचिए, अगर एक डायलॉग मैं मारता हूँ कि नो इंटेंशन कैन बी कॉमन अनलेस इट इज शेयर्ड फर्स्ट, एज लॉन्ग इट इज नॉट शेयर्ड इट इज नेवर ए कॉमन इंटेंशन, क्या ऐसा कहा जा सकता है? बाकी लोग बताइए। जब तक आप शेयरिंग द कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब हो गया कि आपने फेसबुक पे शेयर कर दिया या व्हाट्सएप पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयरिंग द कॉमन इंटेंशन? with agreement, with mental willingness to do or to perform और to, क्या वर्ड यूज किया गया? फर्दरेंस, और क्या वर्ड यूज किया गया सेक्शन 34 आईपीसी में? फर्दरेंस का क्या मीनिंग होता है? To achieve the goal. तो ये सब बेसिक्स है और यही सारी बेसिक्स ही वो पूछते हैं। हम लोगों को लगता है कि कॉमन इंटेंशन पूछ दिए, अरे 34 बोल दिए, काम चल गया। वो सिर्फ 34 से नहीं, ये सब आप करेक्टली बोलेंगे तो एक दो सवाल और पूछेंगे, अगर करेक्ट उनका जवाब दे दिया आपका हो गया काम, अच्छे नंबर मिल जाएंगे वहां पर। और इसी में अगर अब आईपीसी में ये सारा और डिटेल में होगा
तो सेक्शन 10 सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर रीजनेबल ग्राउंड है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, तो उस कॉन्स्पिरेसी के दौरान ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी एनीथिंग सेड और डन व्हिच हैज रेफरेंस टू इट्स कॉमन इंटेंशन, तो वो रेलिवेंट होगा अगेंस्ट ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स। तो एक कॉन्स्पिरेटर की चीज अगले कॉन्स्पिरेटर्स के लिए भी रेलिवेंट होगी, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी और कॉन्स्पिरेटर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर। ये सेक्शन 10 एविडेंस एक्ट से लिया गया। और इसके अलावा कहीं उल्लेख है कि कॉन्स्पिरेटर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर? सर 120B 120A डिफाइन किया गया है, तो क्या उसमें ये कहा गया है कि कॉन्स्पिरेटर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर? नहीं सर, ये नहीं किया। 120B prescribes punishment for each of the conspirator. तो so far as section 10 is more explicit, 120B में भी एक कॉन्स्पिरेटर दूसरे कॉन्स्पिरेटर के लिए पनिश हो सकता। तो मोर एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन इज कि सेक्शन 10 ए स्लाइट रेफरेंस इज आल्सो देयर इनटू 120 है, हम लोग उसको करेंगे। ये जो कॉन्स्पिरेसी है, मान लीजिए कि ए बी और सी तीन आदमी मिलके प्लान करते हैं डी का मर्डर करने के, और बीच में डी उस कॉन्स्पिरेसी से अलग हो गया। ए बी सी तीन आदमी मिलके डी का मर्डर करने के लिए प्लान करते हैं और सी अलग हो गया उस कॉन्स्पिरेसी से। ए ने कोई लेटर लिखा कि ऐसे ऐसे डी का मर्डर करना है, तो सी जब अलग हो गया तो लेटर क्या सी के खिलाफ भी इफेक्टिव होगा या नहीं होगा? होगा सर। कॉन्स्पिरेसी को यस बताइए। जैसे अगर उसने एग्रीमेंट छोड़ दिया, जैसे कॉन्स्पिरेसी से बाहर आ गया और अगर इसको पता है ए को सी हमारे साथ नहीं, तो तब तक अगर उसको लेटर उसके बाद पता होने के बाद लिखा गया है तो वो लायबल नहीं है। इवन तो वो तब तक लायबल होगा, वो बाहर निकल जाए या अंदर रहे तो तब तक। एक बार आप कॉन्स्पिरेसी कर दिए तो यू आर लायबल। मान लीजिए आईपीसी सेक्शन 120A के अंतर्गत किसी अपराध को करने का षड्यंत्र भी अपराध होता है, इसलिए सी षड्यंत्र से भले ही अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लेटर जो है वो उसके खिलाफ होगा साक्ष्य में। अब 307 सीआरपीसी में इसका एक्सप्लिसिट में इसका रिएक्शन मिलेगा। अगर वो एक्सप्लिसिट में जाता है यहाँ पे एक्सप्लिस वो रेलिवेंट नहीं है, वो एक्सप्लिस दूसरा चीज है उस पे। मतलब मैं इसको ट्रीटमेंट बताया कि अगर मैं कॉन्स्पिरेसी से बाहर हो गया, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं नॉट द पार्ट ऑफ दैट, तो मैं सरकारी दवाई बन सकता हूँ उसके बाद। तो मैं उसको ट्रीटमेंट बताया, मतलब ये नहीं, मतलब रिलेवेंट नहीं है। आपने जो जस्टिफिकेशन दिया कुछ हद तक करेक्ट है, क्योंकि एक्सप्लिस जब वो स्टेटमेंट करता है तो उसको माफी दे दी जाती है, इसलिए माफी दे दी जाती है कि इस क्राइम का सुराग का पता लगे कैसे कैसे हुआ। तो और गिल्ट बनता उसका भी है कॉन्स्पिरेसी कारण। होल एंड सोल क्वेश्चन ये है कि अगर एक आदमी अगर कॉन्स्पिरेसी में इंटर कर गया, मान लीजिए कि आज ए बी और सी तीनों ने डिसाइड किया कि
डी का मर्डर करना है। बाद में सी अपने को विड्रॉ कर लिया। कल डी का मर्डर हो जाता, सी ने विड्रॉ कर लिया है जब मर्डर होता, तो क्या सी भी कॉन्स्पिरेसी के लिए सजा मिल सकती है सी को या नहीं मिलेगी? सर मिलेगी, क्योंकि उसने अपराध करने के लिए षड्यंत्र में भाग लिया था, तो वो खुद भी अपराध। चलिए इसका जवाब 1 बाय 1 वीडियो ऑन करके दीजिए, नाम जी से पूछेंगे। चूंकि बोलना आपको है, देखिए जो भी बच्चे 1480 बच्चे हैं जो इंटरव्यू देंगे वो सब इसी तरह से बोलेंगे जैसे आप लोग बोल रहे हैं। उन सभी लोगों का लेवल एक ही जैसा है, थोड़ा सा किसी का कम, थोड़ा सा किसी का ज्यादा। तो ये मॉक इंटरव्यू 1 to 1 है, एक बार में सिर्फ एक ही आदमी को बोलना है। और मैं यहाँ मेरे स्क्रीन पे मैं स्पेसिफिकली हर किसी को मौका दूंगा। तो यस राज, दिस क्वेश्चन इज कि अगर ए बी सी ने डिसाइड किया कि डी का मर्डर कर दे, बाद में सी मर्डर होने से पहले कॉन्स्पिरेसी से खुद को अपने आप को अलग कर लेता है, थोड़े दिनों के बाद डी का मर्डर हो जाता है, तो सी जिसने कॉन्स्पिरेसी से विड्रॉ कर लिया था, कैन ही स्टिल बी पनिश्ड फॉर कॉन्स्पिरेसी और नॉट? यस राज। प्रियंका। पवन। यस बोलिए प्रियंका, कंटिन्यू। षड्यंत्र के लिए सब सहमति ही पर्याप्त होती है, तो वो भले ही से बाहर चला जाओ लेकिन वो उसके लेवल होगा। सर सेक्शन 120 में अगर एक बार कंस्पिरेसी में एग्रीमेंट हो गया टू डू एन ऑफेंस, so वो C will be held liable for that particular offense even though he has left the conspiracy, क्योंकि उस टाइम पे उसका इंटेंशन था एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होना। यस निधि, आप बताओ। सर चूंकि 120 आईपीसी में कहा है कि अपराध करने का षड्यंत्र भी एक अपराध है। 120 120 एक कहीं प्ले में नहीं आता। 120 ए में ये सारी बातें नहीं है, ये सारी बातें सेक्शन 10 से निकल के आती हैं। और ये जैसे मॉक इंटरव्यू का क्लास है ना, तो अब इसमें फाउंडेशन कोर्स ऐसा टीचिंग पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे केस लॉ हैं। ये 120 ए को 120 ए बी उसको माइनस करके बताइए, वो अप्लीकेबल नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई आदमी अपने आप को कॉन्स्पिरेसी से अलग कर ले, उनका साथ ना दे, अलग हो जाए, उसे लगता है कि उसने जुर्म में उससे गलती हो गई और वो विड्रॉ करना चाहता। कैन ए मैन हु ज्वाइंड कॉन्स्पिरेसी अर्लियर even if he has withdrawn from that conspiracy can still be convicted or not? This is the question. तो कन्विक्शन को उसका होमोसेक्सुअल वो टाइम में एक बार आपको दे चुका है। अगर वो चाहता है कि निकलना, तो वो चाहे तो सरकारी जवाब बन सकता है। ये सब देखिए, इन सारे जवाबों से बचना है। वो चाहे तो सरकारी गवाह बन ये जरूरत से ज्यादा आंसर है। अगर इंटरव्यू बोर्ड में इस तरह से जरूरत से ज्यादा आप आंसर देंगे तो फिर वहां पे परेशानियां ही परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है कि वो क्या सिंपल सा सवाल है कि उसे सजा हो सकती या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है तो क्यों हो सकती है। यस रजनीश, आप बताइए। At the point of time, he was the part of conspiracy. That's why he will be head level for the यस दीपक, आप बताइए।
तो मदद के लिए लाइबल मर्डर के लिए तो पूछ मर्डर के लिए सुनिए, मर्डर के लिए तो पूछा ही नहीं गया है, आपसे कॉन्स्पिरेसी के लिए पूछा गया। तो इन छोटी छोटी चीजों को इंटरव्यू बोर्ड के सवाल को ध्यान से सुनना है। अगर इंटरव्यू बोर्ड आपसे कॉन्स्पिरेसी के बारे में पूछ रहा है और आप जवाब देंगे कि मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा, तो क्या यह जवाब उचित है इंटरव्यू बोर्ड में? इसको हम लोगों को इन्हीं चीजों पे ब्रेक करना है, इन्हीं चीजों पे लगाम लगाना है, और इसी का नाम है मॉक इंटरव्यू। तो बाकी बच्चे लोग भी समझें कि जो सवाल पूछा गया है उसी सवाल इंटरव्यू बोर्ड ने जो पूछा है उसी का जवाब देना है। मुंसद आप बताइए। He will be held liable as he had participated in the conspiracy. मंटू आप बताइए। Sir, he will be liable. Even he left but he will be liable because he was participated. One time he was participated in that offense. प्रदीप आप बताइए। Sir, what do you think Sector saying? He believes to be having together world. So it's still a fact that rather होगा नहीं नहीं तो after making conspiracy. रजनीश आप बताइए। अच्छा वो सॉरी, आपने बता दिया, ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं रहा। राकेश मेहता आप बताइए। सर वो लाइबल होगा बिकॉज उसकी वो इनिशियल स्टेज में वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट रहा है, तो ही विल बी लाइबल। सारा आप बताइए। once again मुझे एक बार क्वेश्चन बता दीजिए, आवाज से नहीं आ रही। क्वेश्चन ये है कि ए, बी और सी ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी किया कि डी का मर्डर करेंगे। सी को अफसोस होता है कि भाई मैं क्राइम नहीं करूंगा और अपने आप को उस कॉन्स्पिरेसी से अलग कर लेता। थोड़े दिनों के बाद डी का मर्डर ए और बी ने कर दिया। सवाल ये है कि क्या सी अब भी कॉन्स्पिरेसी के लिए विड्रॉ करने के बावजूद भी सी को सजा हो सकती है या नहीं हो सकती कॉन्स्पिरेसी के लिए? सी को सजा हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी के लिए इसी सजा हो सकती है कि कोई भी ऑफेंस हो रहा है वो जानते हुए भी उसने इन्फॉर्म नहीं किया पुलिस को और उसको कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है? अपराध जो है ना बाद में मैंने सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल अब अगला है, आप फालतू बोलेंगे तो इसी तरह से फालतू वहां भी सवाल होगा। आपने कॉन्स्पिरेसी को जबरदस्ती कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल में लेके चले गए। अब आपसे अगला सवाल, कहीं भी सीआरपीसी में नहीं लिखा हुआ है कि कॉन्स्पिरेसी किस तरह का ऑफेंस होगा। कॉन्स्पिरेसी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का है तो कॉन्स्पिरेसी भी कॉग्निजेबल होगी, और कॉन्स्पिरेसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का है तो कॉन्स्पिरेसी भी नॉन कॉग्निजेबल होगी। तो सभी बच्चे लोगों से आग्रह है कि आप बिल्कुल टू द पॉइंट और बेसिक रहें। अगर जरूरत से ज्यादा बोलेंगे तो फिर वहां समस्या खड़ी होनी ही होनी है। आप अगर किसी चीज को नहीं जानते तो इंटरव्यू बोर्ड में आप बोल दें कि सॉरी सर बट आई थिंक की सजा हो सकती है, लेकिन जबरदस्ती का अगर जस्टिफिकेशन देंगे तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा वहां पे। चलिए मृत्युंजय आप बताइए। Yes, sir. That person will be liable for conspiracy because section 10 will use there.
anything said done or written by any of such person referring to their common intention, after the time when such intention was first entertained by any of them, is a relevant fact, as against each of the person believed to so conspiring as well for the purpose of proving the existence of conspiracy. इस समय इसका मतलब है कि जिस समय में कॉन्स्पिरेसी हुआ और उसके बाद जब फर्स्ट इंटरटेन किया गया तो सर मतलब फर्स्ट इंटरटेन किया गया मतलब फर्स्ट बार टाइम जब एक्ट किया गया तो ये सफिशिएंट और रिलेवेंट प्रूफ है कि वो समय में उसका पावर था। विकास आप बताइए। चलिए उन तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं बताता हूं इसका आंसर। कॉन्स्पिरेसी एक बार ज्वाइन कर लेने के बाद अगर आप विड्रॉ भी कर लेते हैं तो भी कोई चांस नहीं है, आपको सजा होगी होगी। और ये थोड़ा सा जान लीजिए, इंडियन लॉ के अंतर्गत इंडियन लॉ का कॉन्स्पिरेसी का जो लॉ है वो बहुत ही वाइड है। इंग्लिश लॉ के अंतर्गत अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो यू आर प्रोटेक्टेड, बट इंडियन लॉ के अंतर्गत एक बार कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करने के बाद अगर आप विड्रॉ भी कर लेते हैं देन ऑल्सो यू आर नॉट प्रोटेक्टेड, यू शैल बी कन्विक्टेड। और इन कारणों से कॉन्स्पिरेसी को कौन सा एविल कहा जाता है? नेसेसरी। हाँ, तो नेसेसरी इविल इसलिए कहा जाता है कि एक बार आप ज्वाइन कर लिया तो इविल इज इविल एंड देयरफॉर कॉन्स्पिरेसी एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ। तो आपका आंसर सिर्फ एक लाइन का कि सर आप इस क्वेश्चन के लिए आपको इंग्लिश लॉ भी जानना पड़ेगा। इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी चीजें बताई है। इंग्लिश लॉ में द एक्ट mere act or a statement is not sufficient unless there is some direct participation in furtherance of conspiracy. Indian law में mere act or a statement क्या लिखा है? anything said or done। anything said a statement होगा नहीं होगा? सेक्शन 10 का ओपनिंग लाइन है कि एनीथिंग सेड डन और रिटन। तो एक लेटर है किसी कॉन्स्पिरेटर का लिखा हुआ लेटर, दैट इज ए गुड एविडेंस अंडर इंडियन लॉ। लेकिन वही लेटर इंग्लिश लॉ के अंतर्गत गुड एविडेंस नहीं हो सकता अनलेस there is something more than the letter। तो Indian law is necessary evil because अगर एक बार आपने कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन कर लिया तो फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपने विड्रॉ भी कर लिया तो आपको कोई फायदा नहीं है। विड्रॉ तो आपने इसीलिए किया ना कि अगर रहेंगे तो सजा हो सकती है, तो आप विड्रॉ करें ना करें वो इमैटेरियल है। और इस पॉइंट पे ज्यूरिस्ट के बहुत सारे ओपिनियन डिवाइडेड है। कोई कहता है कि ये बेवकूफ़ी भरा कदम है, किसी इंसान से गलती हो गई उसे सुधरने का मौका नहीं। कोई ज्यूरिस्ट कहता है क्राइम इज क्राइम, अगर एक बार आपने हो गया तो फिर आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए, आप सजा के हकदार हैं, क्यों छोड़ेंगे आपको, आपने क्यों ज्वाइन किया। तो हम लोगों को उस डेप्थ में नहीं जाना है। वी ओनली वन पॉइंट की कॉन्स्पिरेसी से अगर आपने विड्रॉ कर लिया उसके बावजूद भी आपको सजा होगी। अब इसी चीज को इंटरव्यू में बोलना है। अगर इंटरव्यू बोर्ड तो आप कैसे बोलेंगे? सर इंडियन लॉ के अंतर्गत अगर कॉन्स्पिरेसी से एक्यूज विड्रॉ भी कर लेता है तो भी उसे सजा होगी बिकॉज इट इज ए नेसेसरी इविल।
इंडियन लॉ के अंतर्गत। अब अपने मन से इंग्लिश लॉ नहीं पूछना है, अपने मन से आपने कह दिया, आपका ये कहना इंडियन लॉ के अंतर्गत और नेसेसरी विल, वो समझ गए कि आप जानते हैं इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ, और वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वो फिर, और आपसे क्वेश्चन कॉन्स्पिरेसी पे अब नहीं पूछेंगे वो, और वो आपसे कॉन्स्पिरेसी पे क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछेंगे कि वो समझ गए कि आप जानते हैं टॉपिक को, कंसेप्ट आपका क्लियर है। और उनका ऐसा ओपिनियन बनना कि आप टॉपिक को जानते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो इससे आपको लाभ होगा या नुकसान होगा? आपने कॉन्स्पिरेसी के बारे में कहा कि सर इंडियन लॉ के अंतर्गत विथड्रॉ करने के बावजूद भी सजा हो सकती, बिकॉज इट इज ए नेसेसरी इविल। एक बार कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन कर लेने के बाद विथड्रॉ करने से कोई बेनिफिट नहीं है कि उसको अगर एक बार भी ज्वाइन कर लिया तो सजा होगी ही होगी। तो क्या उनके लिए ये सफिशिएंट नहीं है कि आप कॉन्स्पिरेसी को भली भांति जानते हैं, कोई तुक्काबाजी या हवाबाजी नहीं कर रहे हैं? Yes, sir. अगर वो इस तरीके से सेटिस्फाइड हो गए कि आप जानते हैं, तो आपका एक पॉजिटिव इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? सर बनेगा। हाँ, तो देखिए, आप जबरदस्ती का अगर ज्यादा बोलेंगे ना और कहीं गलती हो गई आपसे, तो फिर वहां पे आप एक्सपोज हो जाएंगे, सारा चीज एक्सरे हो जाएगा आपका। तो इसीलिए मतलब कोशिश करना है कि टू द पॉइंट स्पेसिफिक रहना है आपको। अगर टू द पॉइंट और स्पेसिफिक नहीं है तो दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिशन और कन्फेशन में क्या अंतर है सारा? यस सर। सर एडमिशन जो है वो स्टेटमेंट है, एनी स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री में और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। लेकिन कन्फेशन जो है सर वो एडमिशन एनी स्टेटमेंट होगा। मैं बोलता हूं कि मैंने ब्लू रंग की टी शर्ट पहन रखी है, विल दैट अमाउंट एडमिशन अनलेस इट इज कनेक्टेड आइदर विथ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट? नो सर, any statement नहीं है सर। An admission is a statement, oral, documentary or contained in electronic form. बस इतना ही। आगे क्या लिखा हुआ? which suggest an inference either to the fact in issue or relevant fact? Yes, sir. Which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the persons and under the circumstances therein after mentioned. राकेश मेहता, आप ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फेरेंस? प्रदीप बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फेरेंस यूज्ड अंडर सेक्शन 17? Sir, something which we can withdraw from that statement. यस राज, आप बताइए। Sir, inference means connected to or related to the fact or relevant fact, through which we can like, get to know what is the element of that statement in that particular case. इन्फरेंस मीन्स एक तरह का कंक्लूजन, एक तरह का ओपिनियन। एडमिशन स्टेटमेंट ऑफ ए फैक्ट, और वो आगे है मे बी ओरल और written or into a documentary form suggesting an inference,
each and every statement is not admission. Only those statements which are connected either with fact in issue or relevant fact. सेक्शन 5 एक लाइन का कितना क्लियर है कि एविडेंस हम लोग सिर्फ 2 चीजों का दे सकते हैं और किसी भी चीज का सेक्शन 5 के लास्ट में लिखा हुआ है नो अदर्स। हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का एविडेंस दे सकते हैं। वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? और फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के अलावा हम बाकी किसी भी चीज का एविडेंस नहीं दे सकता। और इसीलिए स्पेसिफाई करके एम्फसाइज करते हुए लास्ट में लिखा है एविडेंस कैन ओनली बी गिवन आइदर ऑफ फैक्ट इन इशू और ऑफ रेलिवेंट फैक्ट एंड ऑफ नो अदर्स। तो इरेलीवेंट फैक्ट का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। अब मैंने कहा कि मैंने ब्लू शर्ट पहन रखा है, ये ब्लू शर्ट का पहनना फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से कोई कनेक्शन इसका नहीं है, तो दिस विल नॉट अमाउंट एडमिशन। एडमिशन इज नॉट each and every statement of a fact. It is not the admission. Admission is only which suggest an inference either to fact in issue. Admission से खूब क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। मंटू आप बताइए एडमिशन और कन्फेशन में क्या अंतर है? हाँ सर, एडमिशन और कन्फेशन में बेसिक अंतर ये है कि एडमिशन हैज बीन मेड by made in civil and criminal cases both any person, but in confession accused only accused may be confession can be confessed only accused in confession, but in admission both मतलब in admission both person मतलब accused or witness or any other person। क्या ये बात करना ठीक है कि एडमिशन और कन्फेशन बोथ आर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट? यस सर। क्या ये बात भी कहना ठीक है कि कन्फेशन इज ए स्टेटमेंट मेड बाय द एक्यूज either regarding the guilt or the circumstances substantially pointing out the guilt of the accused as per the Pakala Narayan Swamy case? Yes sir। Yes sir। Yes sir। तो confession is necessarily related with the crime. As per confession, moral confession भी हो सकता है आम बोलचाल की भाषा में। ये भाई मेरे स्टूडेंट परेशान है और मैं क्लासेस नहीं होल्ड कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही अनाप शनाप छुट्टियां कर दे, तो दिस में बी ए मोरल कन्फेशन। बट सो फार एज कन्फेशन अंडर एविडेंस एक्ट दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द क्राइम, देयर मे बी आल्सो एन एडमिशन इनटू ए क्रिमिनल केस। सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट उसमें क्या वर्ड यूज किया गया? कन्फेशन और इंफॉर्मेशन। ओपनिंग वर्ड की मैं बात कर रहा हूं। सेक्शन 27 का ओपनिंग वर्ड Information received from accused may be proof. तो इंफॉर्मेशन, कैन दैट इंफॉर्मेशन बी कंसिडर्ड एज एडमिशन? No. Sir. Yes, sir. Yes, sir. If it leads to the discovery. अगर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू डिस्कवरी, तो वेदर इट इज कन्फेशन और नॉट, ये लाइन कहीं लिखी हुई है वेदर इट इज कन्फेशन और नॉट? ये सर लिखी हुई है सेक्शन 27 में। Yes sir, whether it amounts to confession और नॉट, ये भी बात लिखी हुई है। तो देखिए क्रिमिनल केसेज में भी
A statement related to crime may be a confession or may not be a confession. अगर admission of guilt है तो confession हो गया और justification of crime है। मैंने उसे इसलिए मारा कि उसकी गंदी नजर उस पे थी, मैंने उसे इसलिए मारा कि वो बहुत मेरी बहुत बेइज्जती कराई, मेरे खिलाफ अनाप शनाप लिखता रहता था, इसलिए मैंने उसे मारा। तो इसलिए मैंने उसे मारा, तो दिस इज जस्टिफिकेशन। कन्फेशन के दो पार्ट, कल्पेट्री और इनकल्पेट्री। कल्पेट्री का मीनिंग क्या होता है? Which brings the punishment that is called culpable. हम लोग कल्पेबिलिटी पढ़ते हैं, उसे कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेट्री का कल्पेट्री से इनकल्पेट्री कन्फेशन, एक्सकल्पेट्री कन्फेशन। इनकल्पेबिलिटी हम लोग बोलते हैं क्रिमिनलिटी को, और इनकल्पेट्री कन्फेशन के दो पार्ट हो सकते हैं। जब एक्यूज कन्फेस करता है तो एडमिशन ऑफ गिल्ट के अलावा वो तमाम और भी चीजें बताता है। तो जो बाकी वो चीजें बताता है जो एडमिशन ऑफ गिल्ट से संबंधित नहीं है, तो उस पार्ट ऑफ कन्फेशन को हम लोग क्या कहेंगे? इनकल्पेट्री या एक्सकल्पेट्री? अब यहाँ पे चेक कर लीजिए। अब ये अगर ऐसी गलतियां अगर बोर्ड में हो गई ना कि इनकल्पेट्री और एक्सकल्पेट्री, तो फिर इंटरव्यू बहुत खराब हो जाएगा। इनकल्पेट्री में ओनली एडमिशन ऑफ गिल्ट, और एक्सकल्पेट्री में एडमिशन ऑफ गिल्ट को छोड़कर सारी चीजें हो सकती है, जस्टिफिकेशन फॉर द क्राइम भी हो सकती है। तो इनकल्पेट्री में क्रिमिनलिटी है, एंड व्हाट इज द क्रिमिनलिटी? कि कमीशन ऑफ द क्राइम एंड कन्फेशन ऑफ द गिल्ट। तो कन्फेशन को भी हम लोग, कन्फेशन का डिफिनीशन पूछा जाए तो पहला वर्ड क्या आता है? एडमिशन ऑफ गिल्ट। पढ़ते हैं हम लोग कि कन्फेशन इज एडमिशन ऑफ गिल्ट। तो हम लोग खूब तमाम पढ़ते हैं कि एडमिशन इज जीनस एंड कन्फेशन इज स्पेसीज। तो इनकल्पेट्री पार्ट है वो हम लोग कन्फेशन पे और भी करेंगे चर्चा है। ये आपका एपीओ देने जा रहे हैं, कन्फेशन, कॉन्स्पिरेसी, रेजिस्ट, ये सब डाइंग डिक्लेरेशन, ये सब बहुत ही वाइटल चैप्टर्स हैं एपीओ के। प्रोफाइल ईच एंड एवरी डे इनटू द कोर्ट आपको जरूरत होगी, और इसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब पूछे जाएंगे कि नहीं पूछेंगे या कुछ और पूछ देंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन इन चीजों को तैयार करके जाना है आपको। तो अब है कि एडमिशन सिविल या क्रिमिनल केस दोनों से हो सकता है, एंड कन्फेशन इज कन्फाइंड ओनली टू द क्रिमिनल केस। क्या ऐसा कहा जा सकता है? मेरा अगला सवाल है कि हु इज पर्सन इन अथॉरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 24? तो वैसा इसकी अभियुक्त पर अपना प्रभाव डाल। वेरी करेक्ट।
कि तस्वीर उनके रूप में या जेल का भी पूरी ये सब आप में से कोई भी जवाब दीजिए। क्वेश्चन ये है कि पर्सन इन अथॉरिटी विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 24। सर, वह व्यक्ति जो अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में किसी प्रकार की शक्ति रखता है, उसे कार्यकालवान व्यक्ति कहा जाता है, सेक्शन 24। किसी प्रकार की शक्ति रखता है या एक्यूज के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मेकिंग द कन्फेशन। माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर मान लीजिए ये कन्फेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, ये बात ठीक है सेक्शन 24 के मद्देनजर? कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के कारण नहीं होना चाहिए, ये बात ठीक है ना? और ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस किससे? पर्सन इन अथॉरिटी या किसी से भी? पर्सन इन अथॉरिटी पर। पुलिस ऑफिसर इज पर्सन इन अथॉरिटी। कंप्लेनेंट या विक्टिम कन्फेस करोगे तो छोड़ देंगे, आना तो मुकदमा चलेगा, जेल जाओगे। तो कंप्लेनेंट या विक्टिम ऑफ क्राइम हो सकते हैं कि पर्सन इन अथॉरिटी? नो सर, नो सर, पुलिस हो सकती है, लेकिन ये दोनों कंप्लेनेंट अगर कहता है कि तुम अपना गलती मान लो, मुकदमा खत्म करेंगे, और एक्यूज अपनी गलती मान लेता है क्या अनुसार, will this amount a confession or not, and whether such confession will be admissible? सर, ये तो सेक्शन 28 के अंतर्गत 29 के अंतर्गत सेक्शन 29 में एडमिसिबल होगा, क्योंकि वो जैसे कोई धार्मिक गुरु है, 29 इज समथिंग एल्स। धोखे से कन्फेशन या जब उसने शराब पी रखी है, तो उन हालातों में भी कन्फेशन अगर अदरवाइज रेलिवेंट है, तो धोखे से भी आपने किससे कन्फेस करा लिया तो भी वो एडमिसिबल होगा। सेक्शन 24 में पर्सन इन अथॉरिटी का वाइडर इंटरप्रिटेशन है या नैरोअर? सेक्शन 24 का बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन है। पर्सन इन अथॉरिटी में कंप्लेनेंट भी आएंगे, विक्टिम भी आएंगे। अगर कंप्लेनेंट एक्यूज को कहता है कि सारी बातें खत्म, तुम अपना गलती मान लो और मुकदमा खत्म, तो इस इंड्यूसमेंट में एक्यूज कन्फेस कर लेता है। तो क्या इन हालातों में कन्फेशन का वॉलंटरी नेचर सलामत रहेगा या खत्म हो जाएगा? अब मान लीजिए अब मान लीजिए कि तो यहाँ पे सर प्रॉमिस की बात एक तरीके से हो रही है। इंड्यूस भी तो किया जा रहा है कि मुकदमा खत्म करेंगे, और अगर और अपना जुर्म कबूल नहीं करेंगे तो जेल जाओगे, थ्रेट नहीं है? यस सर। ये तीनों आपस में को रिलेटेड हैं। तो आपको सेक्शन 24 में ज्यादा नहीं करना, बस इतना
कि ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस ऐसा नहीं है कि कोई भी दे दे। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है और मैं एक साधारण आदमी हूं, मैं उस क्रिमिनल को कहता हूं कि तुम या तो कन्फेस करो और नहीं तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। मैंने उसे धमकी दिया क्रिमिनल को कि कन्फेस करो। Can I be considered a person in authority within meaning of section 24 under such circumstance? No, sir, because there is no threat of person. थ्रेट तो हमने दिया ही, कन्फेस करो नहीं तो बर्बाद कर देंगे, धमकी तो दिया ही उसको। But it is not- मेरा सवाल ये है कि इन हालातों में वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसके सामने मेरा कोई कद नहीं है, वो मेरे से डरेगा। मैं केस से रिलेटेड हूं थोड़ा भी। पर्सन इन अथॉरिटी का सिंपल मीनिंग है कि ए पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ एक्यूज व्हाइल मेकिंग द कन्फेशन। अगर मान लीजिए कि एक्यूज के फादर कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया, जाके अपना गलती मान लो नहीं तो तुम्हें घर से निकाल देंगे, it may influence the mind of the accused and therefore father of accused may be treated as a person in authority for the purposes of section 24. Confession has to be voluntary. तो इतना भी वॉलंटरी नहीं है कि आसमान से आ गया इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। मियरली बिकॉज देयर इज इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, तो ऐसा नहीं है कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस कहीं से भी उठ के चला गया तो कन्फेशन बेकार हो गया। इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस मस्ट फ्लो फ्रॉम किससे? पर्सन इन इसको नोट कर लीजिए। सेक्शन 25 से एक टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन 25 से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एपीओज में, सीबीआई वाले में और बाकी और भी स्टेट्स वगैरह में, और काफी टिपिकल क्वेश्चन सेक्शन 25 से आपको सुन के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। और सेक्शन 20 देखिए, कन्फेशन तो एडमिशन को थोड़ी देर के लिए ओवरलुक भी कर सकते हैं, लेकिन कन्फेशन और डाइंग डिक्लेरेशन से कहाँ जाइएगा, वो करना ही करना है आपको। और कन्फेशन का जो है कि मैं देखता हूँ वो कन्फेशन की जो मेंस की क्लास, जो फाउंडेशन की क्लासेज चल रही हैं, तो अभी एविडेंस एक्ट ही चल रहा, तो कन्फेशन कौन से तारीख को, कन्फेशन का कम से कम 15-16 वीडियो 15-16 दिन लगातार चला, नॉन स्टॉप विथ केस लॉ एंड ऑल। अब वो तो यहाँ पे नहीं हो सकता, टाइम नहीं है। चलिए एनीवे सेक्शन 25 पे आते हैं। आप में से कोई भी बताइए व्हाट इज सेक्शन 25? सावधानी से बताइएगा। सेक्शन 25 जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। Confession to police officer not to be proved. No confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offence. एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस या एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस? हमारे देश में नहीं। चलिए, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ने का। एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस या एक्यूज ऑफ, ठीक है, वो भी चलेगा। एनी ऑफेंस ही लिखा हुआ। एनी ऑफेंस सारे सर्कमस्टांसेस को कवर कर लेता, एन ऑफेंस नहीं करता, एंड इसलिए एनी ऑफेंस ही होगा। अब मान लीजिए कि मैं चोरी कर रहा हूं, किसी को पता नहीं है, मैंने कोई पुलिस ऑफिसर मेरा दोस्त था और मैंने उसे बताया कि मैं ऐसे ऐसे आजकल चूना लगा रहा हूं, विल इट बी हिट बाय सेक्शन 25? No.
मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं कहीं पे कैशियर हूँ और मैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध कर रहा हूँ। नो सर, ये जो है ये सेक्शन में फॉल नहीं करेगा। सेक्शन 25 से हिट होगा या नहीं होगा? नो सर, क्यों नहीं होगा? because in section 160 you clearly mentioned that police officer investigating. Because that police officer has not power to file charges. देखिए, अनाप शनाप उत्तर नहीं देना है आपको, पहले विचार करना है 1 by 1। तो इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब पुलिस ऑफिसर इन अथॉरिटी एज ए वो फ्रेंड के रास्ते तो उसके सामने वो रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, टोटली रॉन्ग। ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, मॉक में नहीं हो सकता, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 25 में देखिए, पहले क्राइम होता है, क्राइम का पता विक्टिम को लगता है, उसके बाद एक्यूजेशन आता है। यहां तक ठीक है? पहले क्राइम हुआ, फिर विक्टिम को पता लग गया। अब जैसे मैं पैसे की चोरी कर रहा हूं किसी ऑफिस में, जिसका ऑफिस है उसको नहीं पता कि ऐसे चोरी हो रही है, पैसों का घपला हो रहा, तो उसको नहीं पता, तो इसलिए आई हैव नॉट, दो क्राइम हैज बीन कमिटेड बट आई एम स्टिल नॉट मेड एन एक्यूज्ड, आई एम स्टिल नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। तो सेक्शन 25 जो है, दो चीजें कि कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर एंड द एक्यूज and the person must have been accused of any offense. तो मैं यहाँ पे still I have not been accused of any offense. Therefore, section 25 is not applicable. हमारे किसी स्टूडेंट से उसने कन्फेशन, उसका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू, वो सिर्फ और सिर्फ उसका करीब 40 मिनट का इंटरव्यू चला, और सिर्फ कन्फेशन 25, 27, 25, 27, फिर कुछ 29 भी पूछ दिया गया, उससे 24 भी पूछ दिया गया। सही सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया, हो गया सिलेक्शन उसका। तो ये चीज केवल नोट कर लीजिएगा कि 25 के लिए पर्सन मस्ट हैव बीन एक्यूज। अगर वो एक्यूज नहीं है तो सेक्शन 25 विल नॉट कम इनटू प्ले। ठीक है, इतना, या कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो सर अगर मान लीजिए कोई अननेम्ड एफआईआर है और उस सिचुएशन में एक्यूज तो है नहीं, और मान लीजिए हमने कोई चोरी किया है, हम तो अपने पुलिस मित्र से कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर है, तो जैसे ही वो पकड़ा जाएगा, तो जैसे ही वो पुलिस वगैरह या पकड़ा जाएगा, विल ही बी एक्यूज ऑफ ऑफेंस और नॉट, इवन इफ द अननेम्ड एफआईआर? इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस कर रही है। मान लीजिए कोई महिला कहती है कि मेरा कोई सोने का चेन छीन के भाग गया, ये कद काठी थी, पुलिस पकड़ती है। पुलिस उसको किस लिए पकड़े? बिकॉज उस पे पुलिस के पकड़ने से पहले तो कोई स्टेटमेंट अपने एक दूसरे पुलिस मित्र से देता है, जिसका कहीं और है। एक्यूजेशन इन ब्लैंक में है ना? यस, एक्यूजेशन इन ब्लैंक तो है ना। अब वो आदमी एक्यूज नहीं है अभी, क्योंकि लोगों को उसके बारे में नहीं पता। वो आदमी अभी, इसलिए एक्यूजेशन, ऑफेंस का एक्यूजेशन तो है ही। जैसे ही महिला कहती है कि कोई नामालूम व्यक्ति मेरा
चैन तोड़ के ले गया, तो देयर इज एक्यूजेशन ऑफ क्राइम बट स्टिल एक्यूज इज नॉट नोन। तो जैसे ही वो एक्यूज पकड़ा जाएगा हाँ, तो सेक्शन 25 अप्लाई हो जाएगा। और मान लीजिए कि वो एक्यूज पकड़ा नहीं गया है, वो एक्यूज ऐसे ही अपने किसी पुलिस ऑफिसर जो कि उसका दोस्त है या नेबर में रहता है कि मैं तो उस दिन महिला जाती थी, बड़ी बनती थी, हम उसका ले आए, देखो ये सोना का चेन है। तो अभी तक that specific person has not been accused of an offense. Offense has been accused but person has not been accused. तो क्या उस स्थिति में भी सेक्शन 25 का बार ऑपरेट होगा या नहीं होगा? Section 25 will not be applicable. हाँ, आपको यस सेक्शन 25 में सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ एक ही लाइन समझना है कि पर्सन मस्ट हैव बीन एक्यूज्ड ऑफेंस। अगर पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस नहीं है, पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस नहीं है, तो सेक्शन 25 का बार नहीं लगेगा। तो 26 तो आप सब लोग जानते ही हैं। 26 का चलिए बता दीजिए। पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, वो जेल, पुलिस उसे कोर्ट में लेके जा रही है, मीडिया के सामने वो बोलता है कि जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दिया जाए। विल डेट कन्फेशन मीडिया के सामने बोलता है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्या वो वीडियो रिकॉर्डिंग मीडिया को जो बोलता है विल डेट बी एडमिसिबल इन एविडेंस और नॉट? अभी आप लोग बताए कि टेलीफोनिक जो फोन रिकॉर्डिंग एडमिसिबल है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होगा? हाँ, परफेक्ट आंसर है ये। दिस इज नॉट द क्वेश्चन of admissibility of electronic record. This is the question that the statement was made during the course of police custody. In continuation, the time when such a statement was made, the accused was into police custody. This is the perfect answer. पुलिस कस्टडी में अगर कोई स्टेटमेंट है तो एडमिसिबल होगा या नहीं होगा? If an statement during police custody is recorded by magistrate, Then be admissible. तो एक ही एक्सेप्शन है कि पुलिस कस्टडी में एडमिसिबिलिटी तभी होगा व्हेन इट इज मेड इनटू द कौन सा पर्जेंस? इमीडिएट इमीडिएट पर्जेंस क्यों? इमीडिएट पर्जेंस जो लिखा हुआ है इसमें, पर्जेंस और इमीडिएट पर्जेंस दोनों एक ही है या इमीडिएट लिख देने से कुछ इसका मीनिंग चेंज हो जाता है? एक शब्द यूज किया गया इमीडिएट पर्जेंस, ये भी तो लिखा हो सकता था कि इन पर्जेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। व्हाट इज द मीन, व्हाट इज दैट डिफरेंस? छात्र उपस्थिति का बात करते हैं। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इमीडिएट पर्जेंस मीन्स डायरेक्ट पर्जेंस,
अब मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट आया, मजिस्ट्रेट बाहर बैठा हुआ है और मजिस्ट्रेट का स्टेनो एक्यूज से मिल के अंदर आया और उसका स्टेटमेंट लेके गया एक्यूज का। तो मजिस्ट्रेट साहब बाहर बैठे हुए हैं, एक्यूज अंदर है, मजिस्ट्रेट का स्टेनो आया और बोला एक्यूज को कि साहब तुम्हारा स्टेटमेंट मांग रहे हैं, लिख के दो। विल इट बी कंसिडर्ड एज इमीडिएट प्रेजेंस और नॉट? तो बस आपको यही एक लाइन समझना, इमीडिएट प्रेजेंस। अगर सेक्शन 26 से सवाल हो तो इमीडिएट वर्ड को बोलना मत भूलिएगा। ये जरूर, आप जैसे इमीडिएट वर्ड बोलेंगे ना तो वो समझ जाएंगे कि आप पक्के हैं इसमें और सब आता है आपको, फिर आपसे आगे नहीं पूछेंगे। क्विकली मूविंग टू सेक्शन 27। सेक्शन 27 बहुत ही वाइटल सेक्शन है, इतना वाइटल सेक्शन है कि हम लोग सेक्शन 27 का एक स्पेशल क्लास होल्ड करेंगे, ओनली सेक्शन 27, और इसकी पूरी तैयारी करके रहनी है आप लोगों को। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे, एक्यूज ने पुलिस को 2 स्टेटमेंट दिया कि ये वो चाकू है जिससे मैंने बी को मारा और ये चाकू किचन में कॉर्नर में रखा हुआ है। 2 स्टेटमेंट है। इसी चाकू से बी को मारा गया और ये चाकू किचन में रखा हुआ है। क्या दोनों स्टेटमेंट एडमिसिबल है या एक स्टेटमेंट या कोई भी नहीं? So both that knife is discovered from that corner. इसको हम चाहेंगे कि वीडियो ऑन करके आप लोग बताते चलिए। मंटू आप बताइए, 2 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा और कौन सा स्टेटमेंट? यस, सर इसमें स्टेटमेंट एडमिसिबल तभी होगा जब वो एक तो पहले एक्यूज है, आप पुलिस की कस्टडी में पर आप सेक्शन 27 में जो एक्यूज है वो पुलिस कस्टडी में होता है या नहीं होता है? सेक्शन कस्टडी में होगा तो एक्यूज पुलिस कस्टडी में है और कहता है 2 स्टेटमेंट देता है। एक्यूज अरेस्टेड है, पुलिस कस्टडी में है, 2 स्टेटमेंट की इसी चाकू से बी को मारा गया और ये चाकू किचन में है। ये 2 स्टेटमेंट की इस चाकू से मारा गया बी को और ये चाकू किचन में है। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट एडमिसिबल है इन व्यू ऑफ सेक्शन 27? दिस इज द क्वेश्चन। और वही स्टेटमेंट पर एप्लीकेबल होगा जो कि उसके दिए गए इंफॉर्मेशन का आधार पे रिकवरी होती है। आप जस्टिफिकेशन मत दीजिए। आप सिर्फ 2 स्टेटमेंट है कि इस चाकू से बी को मारा गया और ये चाकू किचन में है, तो कौन सा, फॉर्मर पार्ट या लेटर पार्ट या बोथ द पार्ट, कौन सा पार्ट एडमिसिबल है? सर वो बता। बाकी आप में से कोई भी अगर इसका आंसर देना चाहे। यस मनीष आप बताइए। किचन में है तो वो दोनों स्टेटमेंट जब बोला कि चाकू से मारा गया है और चाकू किचन में, दोनों स्टेटमेंट चाकू से मारा गया है सिर्फ बोला गया और चाकू मिला, स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं होगा जब तक चाकू का रिकवरी ना हो जाए। रिकवरी अगर हो गया यानी कि
मान लीजिए चाकू की रिकवरी हो चुकी है। अब एक्यूज के दो स्टेटमेंट है कि इस चाकू से मारा गया और चाकू किचन में है। रिकवरी हो गई तो दोनों स्टेटमेंट रिलीव है। तो फॉरेंसिक साइंस वाले क्या कर दोनों स्टेटमेंट फॉरेंसिक साइंस वाले क्या करेंगे? चाकू से मारा गया या नहीं मारा गया ये एक्यूज प्रूव करेगा, या एक्यूज के स्टेटमेंट से प्रूव होगा, या फॉरेंसिक साइंस प्रूव करेगी? बताइए। चाकू से मारा गया या नहीं मारा गया, इट हैज टू बी प्रूव फ्रॉम एक्सपर्ट एविडेंस फॉरेंसिक साइंस, या एक्यूज का ही स्टेटमेंट वहां पे सहारा बनेगा? मारा गया और वो किचन में ये स्टेटमेंट अभी मारा गया वो तो रिलेवेंट है ही, लेकिन जो स्टेटमेंट से डिस्कवरी हुई सर वो भी स्टेटमेंट से रिलेवेंट था Sir, but section 27 clearly says that then it relates to distinctly to the fact thereby discovered. Sir. Distinctly related to the fact. So individually, if it is applied, so only second statement proved this thing that the discovery was made to related to the second statement, not first. That's why the second statement is heading is to be. आपका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है। यस, बताइए। सब सेकंड पार्ट प्राप्त वस्तु से सीधे संबंधित होना चाहिए, तो प्राप्त वस्तु भी चाकू है। डिस्कवर का मतलब कि ये चाकू किचन में है। डिस्कवर का मतलब कि एक्यूज ने कहा कि चाकू किचन में है और ये बात सच्ची है, और पुलिस को किचन से चाकू मिलता है। तो दिस इज एडमिसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में सच्चाई है कि चाकू किचन में है। एक्यूज अगर कह देता है कि इस चाकू से मारा गया, और इस तरह का हम कानून रखेंगे तो हम चारों खाने चित हो जाएंगे। पूछिए कैसे? एक्यूज ने मारा किसी और चाकू से और ला के देगा दूसरा चाकू। अब फॉरेंसिक साइंस से जो एक्यूज ने चाकू दिया वो मैच नहीं करेगा, तब क्या करेंगे? उड़ जाएगा सारा केस। बताइए, सोचिए एक मिनट। लॉ इतना बेवकूफ कभी नहीं हो सकता। हम जैसा आपको दूसरे तेवर में शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में तैयार कर रहे हैं इन चीजों को, सेक्शन 27 से होगा ही होगा क्वेश्चन। तो सेक्शन 27 लिमिटेड एक्सटेंट का है कि एक्यूज ने जो कहा उसे वो चीज बरामद हुई। चाकू किचन में है, ये सत्य है। पुलिस किचन में गई और किचन से पुलिस को चाकू मिला। सेक्शन 26 कहता है कि पुलिस कस्टडी में कोई स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होगा, लेकिन उसका क्या हम लोग कैन वी कंसीडर सेक्शन 27 इज एन एक्सेप्शन टू द रूल गिवन बाय सेक्शन 26? तो पुलिस किचन में गई और एक्यूज का स्टेटमेंट की चाकू किचन में, ये सही स्टेटमेंट है। ये चाकू वारदात में प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, अगर आंख बंद करके हम एक्यूज पे चलेंगे तो एक्यूज मारेगा किसी और से, आप हाथ में पकड़ा देगा कोई और चाकू। तो इस चाकू से मारा गया या नहीं मारा गया, तो फॉरेंसिक एविडेंस। और मान लीजिए चाकू की चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर की है और घाव सिर्फ 1 सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर के चाकू से 1 सेंटीमीटर का जख्म हो सकता। इंजुरी जो है वीपन ऑफ ऑफेंस से मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? yes, अब एक्यूज आगे कहता है कि
अजी हमने चाकू से मारा है, चाकू किचन में है, ठीक है भैया चाकू से मारा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है कि उसकी जो है गला दबने से मौत हुई, चाकू का कोई इंजरी नहीं पाया गया। तो सेक्शन 27 बिल्कुल फिल्टर्ड है। सेक्शन 27 का लॉजिक है कि ओनली दोज स्टेटमेंट विच हैज गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ, एलिमेंट ऑफ ट्रूथ, leading to a fact discovered. And what is the fact discovered here? A knife is lying into कहाँ? तो अगर एक लाइन में अगर सेक्शन 27 एंड नो अदर स्टेटमेंट इज रेलिवेंट, अब जो नीचे वाला एक्सप्लेनेशन है कि whether such information amounts to confession or not, कन्फेशनल FIR हो सकता है नहीं हो सकता? कोई केस बताइए। एब्सोल्युटली करेक्ट। फैक्ट भी बताएंगे थोड़ा बहुत उस केस का। मर्डर करने के बाद से खुद ही FIR लिखवाया था और जिसमें उसने यह स्वीकार भी किया था कि उसने ही जो मृतक है उसको मारा था। फिर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं आप? ये आपने परफेक्टली करेक्ट आंसर दिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। अपने आप को अंडर स्कोर मत कीजिए। यस सर। अग्नु नगेशिया वाले केस में वो गड़ासे से वो काट दिया था और उसको छुपा दिया था। उसके बाद वो थाने गया कि हमने उसे ऐसे ऐसे मार दिया और वैसे ऐसे छुपा दिया, तो हमने मारा है। ये इनकल्पेटरी होगा या एक्सकल्पेटरी? हमने ये गणासे को कुकरी, शायद कुकरी है या गणासा है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद कुकरी है। अब जो भी हो, कुकरी और गणासा जो भी इस्तेमाल किया हो, इस क्या चीज था, जो भी हो, शार्पेज वेपन था। इस गड़ासे को हमने यहाँ पे छुपा रखा है। आप चलिए बरामद करा सकता हूं। तो इस गड़ासे को यहाँ पे छुपा रखा है। कौन सा कन्फेशन, एक्सकल्पेटरी या इनकल्पेटरी? गड़ासे को छुपा रखा है। सर ये तो इनकल्पेटरी है, क्योंकि उसको अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है कि आप मेरे साथ चले तो मैं दिखा सकता हूँ, मैंने छिपा के रखा है। गड़ासे को छुपाना सर। और मैंने कत्ल किया, तो गड़ासे को छुपाना इस लिमिटेड स्टेटमेंट में वेयर इज एडमिशन ऑफ गिल्ट? गड़ासे को छुपाता है। दिस इज मियरली अ स्टेटमेंट ऑफ ए फैक्ट, सिंपल स्टेटमेंट ऑफ ए फैक्ट। इसमें अनलेस until there is admission of guilt or anything substantially connected with the admission of guilt, क्या can it be admission unless until it is admission of guilt or connected at rate substantially with the admission of guilt? मेरा सिंपल सा सवाल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये स्टेटमेंट which does not contain admission of guilt either directly or indirectly, will it amount confession?
बताइए। कैन देयर बी ए कन्फेशन विदाउट एडमिशन ऑफ गिल्ट? सिंपल सा क्वेश्चन। नो सर, क्योंकि कन्फेशन होता ही है कि वो या तो अपराध को स्वीकार करे या उन सभी तथ्यों को स्वीकार करे जिनसे मिलकर अपराध बनता है। तो उन सभी तथ्यों को स्वीकार करे जिनसे अपराध बनता है, तो क्या वो सभी तथ्य एडमिशन ऑफ गिल्ट होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे। होंगे। तो उस होंगे में दो चीजें आ जाएंगी, इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी। एक्सकल्पेटरी, यस सर। इनकल्पेटरी हो गया और डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट हो गया। और डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट को अलग हटा दीजिए, जो बच गया वो क्या हो जाएगा? एक्सकल्पेटरी। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए कि इनकल्पेटरी क्या है, एक्सकल्पेटरी क्या है। यस सर। कल कन्फेशन रिपीट होगा। आई होप एंड बिलीव कि कन्फेशन से होना, अब क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे वो हमें नहीं पता, हम लोग केवल अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। भाई एपीओ के जॉब प्रोफाइल से कन्फेशन वगैरह ये सारी चीजें कल रजिस्टर हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। जिनका क्लास छूट गया वो रिकॉर्डिंग कल का ग्रुप में पोस्टेड है, वो आप देख लीजिएगा, उससे हो जाएगा। उससे भी अगर कोई दिक्कत हो तो यू ऑल आर माई सोल एंड हार्ट। किसी भी समस्या के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल या टेक्स्ट जो भी उचित समझे कर सकते हैं। और ग्रुप बनाए क्या बिहार एपीओ के लिए? सर इंटरव्यू पर्पस के लिए सर अलग ग्रुप बनाया है या फिर सेम ग्रुप में पुट? ये जो ग्रुप है बिहार एपीओ का ग्रुप है जिसमें आपका इंटरव्यू हो रहा। क्योंकि नियम ये है कि 1-to-1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस हुए, देखिए सिंपल क्वेश्चन तो भाई आप लोग इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। सिंपल क्वेश्चन आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अब सीएलसी आपसे सिंपल क्वेश्चन कराएगा तो फिर सीएलसी के मॉक का क्या लाभ मिलेगा? अगर उस ग्रुप की बात नहीं सर, हाँ। वो जो टेलीग्राम ग्रुप और वो ग्रुप की बात कर रहे हैं सर। कौन सा? वो जो टेलीग्राम का सर जो ग्रुप है, क्योंकि तो कल सर हमको लिंक मिल नहीं पाया, तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ होगा। फॉर्म कंप्लीट है आपका? नहीं सर, फॉर्म तो नहीं कंप्लीट। हाँ, आप फॉर्म भर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और हम बात कर लेंगे। देखिए फॉर्म भरना मैंडेटरी है एज पर रूल्स। थोड़ी सी मैं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, आप वो याद कीजिए जिन्होंने मेंस के क्लासेज अटेंड किया था और ऑलमोस्ट हर किसी का सिलेक्शन हो गया है। 150 लोगों का बैच था, मेरे पास फिगर 112 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अभी हम लोग इस ग्रुप में, अब मान लीजिए कि मेंस की क्लासेज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दी। मेरी तबीयत खराब थी, फीवर था, मुझे पैरासीटामोल खा के मैंने पूरा सिलेबस कंक्लूड किया आपका। आप लोग भी मानते हैं कि आप माइनर एक्ट आपका बहुत अच्छा गया, एग्जाम भी अच्छा हुआ और मेंस क्वालिफाई भी किया, तो कम से कम एक थैंक्स तो बनता है ना। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी थी, तो बुरा हमें भी लगता है। खैर चलिए, ये तो जीवन का पार्ट है, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। अब मान लीजिए अब इंटरव्यू का क्लासेज है, आपका कल को सिलेक्शन होता है, आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रात के 2-2 घंटे सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूँ। आपका कल को सिलेक्शन हो, आप थैंक्स भी ना बोला, खुद को मेरी जगह पे रख के देखिए और कैसा लगेगा, खुद एहसास कीजिए। तो देखिए अब चलिए, अब मान लीजिए अब देखिए 2-4 आदमियों के लिए आप अच्छाई को नहीं छोड़ सकते। मेरा फर्ज है, मैं चिल्ला के कहता हूँ कि स्टूडेंट्स आर माय सोल एंड हार्ट। सर आपने जो के टाइम पे जो किए हैं वो हम लोग कभी नहीं ले सकते हैं। वो हमारी बैच काफी बड़ी बैच थी उसमें, तो अभी जो सपोर्ट कर रहा है सर वो कभी भूला नहीं जा सकता सर।
मैं वो शिकायत के लहजे में नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी एक दिल है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखिए रात के सारा दिन क्लासेज करके अभी मैं डिनर तक नहीं किया, अब जाके डिनर करूँगा। आपके लिए समय निकाल के आपकी तैयारी कर रहा हूँ, और सिलेक्शन होने के बाद अब देखिए मेरे से तो नहीं होगा कि आप जज बन गए और हम आपके पीछे घूमने लगे कि मुबारक हो। ये माई सेल्फ रेस्पेक्ट डज नॉट परमिट। आपको बुरा लगे भला लगे, बाकी कोचिंग वाले आपके पीछे दौड़ जाएंगे, लेकिन हम नहीं ऐसा कर सकते। सॉरी इतने कड़े शब्दों के लिए, लेकिन कम से कम जिस आदमी ने सेल्फलेस बिना 1 रुपया चार्ज किए इतना मेहनत किया, कम से कम रिजल्ट निकला तो आप कहते कि थैंक यू सर, सिलेक्शन हो गया, तो उससे हमें भी सुकून। अब मान लीजिए अब इंटरव्यू की क्लासेज बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, मुझे भी पता, और रिजल्ट निकलने के बाद अगर मान लीजिए थैंक्स भी एक छोटा सा अगर कोई ना बोले तो फील तो होगा ही ना। तो खैर चलिए, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम हमेशा ही करता रहूंगा, जस्ट एक अपनी भावनाएं शेयर करी। और चलिए एनीवे रिकॉर्डिंग को भेजता हूँ, और आप सबों से गुजारिश है कि जिनका फॉर्म कंप्लीट नहीं है प्लीज अपने फॉर्म को जल्द से जल्द भर लें, और एक हम लोग प्रॉपर तरीके से चला। और कल के क्लासेज में हर किसी को अपना डाटा वगैरह मैनेज करते हुए, और जो सवाल पूछा जाएगा आपको वीडियो, देखिए ऑडियो में अब जैसे आप बैठ के जवाब दे रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी ऐसे ऐसे, तो दैट इज ए बैड पोस्चर। उन सारों पे अब आप कैसे किन हालातों, आप बिल्कुल तैयार होइए इंटरव्यू के लिए। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आप अपना वीडियो ऑन करके बताइए, ताकि हम लोग देख सकें कि आपके बैठने का, जवाब देने का, चेहरे का हाव भाव ठीक है नहीं ठीक है, अगर कोई कमियां हैं तो उसे दूर कर सकें। तो इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू ऑडियो से नहीं हो सकता, वीडियो जरूरी है। तो अपना डाटा वगैरह भी उसी तरह से आप रखिएगा। खैर एनीथिंग, थोड़ी बात मुझे लगी थी वो मैंने शेयर कर दी, डेट्स इट, बात खत्म। तो कल क्या ठीक रहेगा, कन्फेशन को रिपीट करेंगे, और भी कुछ चीजें होंगी आप लोग रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, सी यू टुमारो, गुड नाइट। Thank you, sir.